Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be starting a new topic of member functions where we will have multiple topics that we will be covering this lecture series and in the upcoming lecture series. So the content of the upcoming lecture series will be हम पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, कांस्टेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे और इसी तरह डिफ़ॉल्ट पैरामीटर एंड फाइनली वी विल बी कंक्लूडिंग आवर लेक्चर सीरीज विद फ्रेंड फंक्शंस और फ्रेंड क्लास क्या होती है वो वहाँ पे हमारी डिस्कशन का एंड होगा. So to start with the discussion, we will be discussing what is called passing the parameters. कि जब भी हम कहते हैं कि किसी भी मेथड के अंदर, जो हमने इससे पहले भी डिस्कशन की थी कि मेथड जो हैं वो बेसिकली फंक्शंस कहलाते हैं, तो किसी भी क्लास मेथड में जब भी हम बात करते हैं तो उसके कुछ इनपुट पैरामीटर मौजूद हो सकते हैं जो हम एज एन इनपुट पैरामीटर पास करते हैं और कुछ दफ़ा हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होते कि जहाँ पे हम वो पैरामीटर लिस्ट जो है वो एम्प्टी छोड़ते हैं. तो इस केस में जो हमारे पास पैरामीटर लिस्ट होती है दैट बेसिकली पैरामीटर लिस्ट में हैव बिल्ट इन डेटा टाइप के, जहां हम कहते हैं इंटीजर, फ्लोट, डबल टाइप के जो हमारे डेटा टाइप्स हैं. तो कुछ जगहों पे जब हम पैरामीटर पास करते हैं तो उनकी बिल्ट इन टाइप होती है और कुछ जगहों पे हम कहते हैं कि वो टाइप जो है डेटा टाइप वो यूज़र डिफाइन हो सकती है. तो बेसिकली हमारे पास दो डिफरेंट तरीक़े हैं यहाँ पे फॉर पासिंग पैरामीटर्स टू अ मेथड. यानी जब भी हम कोई फंक्शन बना रहे होंगे क्लास के अंदर तो उसमें दो तरीक़े हैं हमारे पास पैरामीटर इनपुट के तौर पे पास करने के लिए. फर्स्ट जो है वो है बाय वैल्यू एंड द सेकंड वन इज़ बाय रेफरेंस. अब यहाँ पे बाय रेफरेंस जो है वो बेसिकली हम इसको इस तरह से समझते हैं कि जहाँ पे हम कोई वैल्यू नहीं बल्कि उस वैल्यू का रेफरेंस पास करते हैं और रेफरेंस से मुराद यहाँ पे मेमोरी लोकेशन से ली जाएगी. सो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड लेट्स से हम पहली जो हमने इससे पहले बात की थी पिछली स्लाइड में कि हमारे पास दो तरीक़े हैं फॉर पासिंग द पैरामीटर्स किसी भी मेथड के लिए. पहला है बाय रेफरेंस, पहला है बाय वैल्यू और दूसरा था बाय रेफरेंस. सो इफ़ वी डिस्कस अबाउट पास बाय वैल्यू, तो पास बाय वैल्यू में एज यू कैन सी इन द फिगर जो हमारे पास यहाँ पे सिंटेक्स नज़र आ रहा है वे वी आर राइटिंग वॉइड फंक्शन ए एंड देन इन राउंड ब्रैकेट्स हमने लिखा है इंटीजर ए. तो यहाँ पे ये जो फंक्शन की डिक्लेरेशन कहलाती है, हमें पता है जो हमने लास्ट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में भी डिस्कशन की थी कि ये जो है वो किसी भी फंक्शन की डिक्लेरेशन है. तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो हमने डिस्कस किया था. एक फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है, इसी तरह फंक्शन की डेफिनेशन होती है और फंक्शन की कॉलिंग होती है. तो ये पर्टिकुलर लाइन जो है वाइड फंक्शन ए इंटीजर ए, ये फंक्शन की डिक्लेरेशन काउंट की जाती है और इस फंक्शन का जो नाम है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ फंक्शन ए. और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक इनपुट पैरामीटर की ज़रूरत है जो कि इंटीजर टाइप का है ए, और उसके अलावा हमारे पास जो रिटर्न टाइप है वो यहाँ पे हमने वॉइड कंसिडर की है. इट मींस के वी डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन. सेकंड केस में हमारे पास वी आर डिफाइनिंग अनदर फंक्शन विद द सेम नेम फंक्शन ए, जहाँ पे वी नीड टू हैव अनदर इनपुट पैरामीटर एज इनपुट वेरिएबल, जिसको हमने कहा है इंट वेरिएबल और उसको हमने 5 की वैल्यू असाइन कर दी है. इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर सेइंग कि जी इस इंट वेरिएबल की जो टाइप है, डेटा टाइप है, वो इंटीजर डेटा टाइप है. सो दैट्स वाई हमने जो राउंड ब्रैकेट है उसमें इस पर्टिकुलर फंक्शन को जो इनपुट आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है, तो इस फंक्शन ए के अंदर जो हमने डिक्लेरेशन डिफाइन की है वहाँ हमने इंट वेरिएबल ए रखा है. जस्ट लाइक द प्रीवियस फंक्शन जो हमने ऊपर वाला फंक्शन जो यहाँ पे इंट ए जो है इनपुट पैरामीटर के तौर पे पास करवाया था, तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग कि वी आर पासिंग इन बोथ द फंक्शंस, दोनों फंक्शंस में हम जो वैल्यू है वो बेसिकली पास करवा रहे हैं. सो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि ये पास बाय वैल्यू है. इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज़ के दोनों ही फंक्शंस में हमारे पास कोई रिटर्न टाइप नहीं है. सो हमने पहले केस में यहाँ पे वॉइड लिखा, दूसरे केस में हमने वहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखी. तो अगेन इट मींस के इस पर्टिकुलर फंक्शन ए की जो सेकंड टाइम हमने लिखा है जहाँ पे हमने इंट वेरिएबल की वैल्यू पास की है, यहाँ पे भी कोई रिटर्न टाइप नहीं है. सो वी राइट वॉइड और इवन वी डोंट राइट दिस वॉइड. इस दोनों केसेस में हमारे पास इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन से कोई भी रिटर्न वैल्यू जो है वो आउटपुट में हमें एज सच नहीं रिक्वायर्ड.
सो इन दिस स्लाइड हम एक कोड डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम जो वैल्यू है बेसिकली किसी भी फंक्शन की इनपुट वैल्यू जो है वो एज अ वैल्यू पास करेंगे रादर देन रेफरेंस। तो व्हाट वी हैव डन, इस कोड में हमने सबसे पहले तो एक क्लास इनिशियलाइज की विद द नेम टेस्ट क्लास, और इस टेस्ट क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन जो है या एक मेथड जो है वो बनाया जो कि पब्लिक हमने इसकी जो एक्सेस रखा है वो पब्लिक टाइप का है। और इस मेथड फंक्शन ए के अंदर हमारे पास इसका जो इनपुट पैरामीटर है विच इज़ इंटीजर टाइप का है और हमने उसको ए का नाम दिया। इसी तरीके से इसका एक रिटर्न टाइप रखा है हमने फंक्शन का, यानी ये फंक्शन ए जो है वो एक वैल्यू रिटर्न करके दे रहा होगा आउटपुट पे जिसकी टाइप यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर है। सो विद दैट हमने यहाँ पे जो क्लास जो हमने बनाई है टेस्ट क्लास के नाम से, इसकी हमने पैरेंथेसिस के अंदर ये बॉडी जो है वो डिफाइन करने के बाद इस बॉडी को एंड कर दिया। अब जैसे कि हमने इससे पहले लेक्चर्स में डिस्कशन की थी कि जो भी किसी मेथड कोई किसी क्लास से अगर बिलोंग करता है तो उसकी डेफिनेशन हम क्लास के अंदर भी दे सकते हैं और हम क्लास के बाहर भी दे सकते हैं। लेकिन जब हम क्लास के बाहर उसको डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक बार हम उसको क्लास के अंदर डिक्लेयर ज़रूर करें ताकि कंपाइलर को ये पता हो कि ये जो फंक्शन है या मेथड है ये बेसिकली किस क्लास से बिलोंग करता है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है फंक्शन ए की वो क्लास के अंदर दी है, और इसकी जो डेफिनेशन है यानी ये फंक्शन क्या काम कर रहा होगा तो वो हमने इस क्लास के बाहर लिखा है। और जिसको लिखने का हमने तरीका इससे पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि व्हेनेवर वी वांट फंक्शन टू बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, तो उस केस में हम बेसिकली उस क्लास का नाम लिखा जाता है विच इज़ टेस्ट क्लास, और फिर स्कोप रेजोल्यूशन का साइन और फंक्शन ए जो कि फंक्शन का नाम है और उसको कितने इनपुट्स रिक्वायर हैं, इनपुट पैरामीटर जो भी रिक्वायर हैं, यानी यहाँ पे इंटीजर ए लिखा जाएगा। और जो शुरू में हमने इंटीजर लिखा ये बेसिकली उस फंक्शन की रिटर्न टाइप है। अब ये फंक्शन क्या काम करेगा वो हम जो है मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है सबसे पहले, वी नो दैट। तो जब भी मेन फंक्शन में हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके फंक्शन को कॉल करेंगे तो वी विल बी डायरेक्टली गोइंग इनटू द डिटेल के इस फंक्शन से हम क्या बेसिकली परफॉर्म करवाना चाहते हैं। सो आई विल बी मूविंग डायरेक्टली टू द मेन फंक्शन के जहाँ पे हमने इंट मेन और फिर मेन की बॉडी के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, टेस्ट क्लास और टेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी हमने उस क्लास टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने टेस्ट ऑब्जेक्ट का नाम दिया। इससे पहले जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में पॉइंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया था तो हम क्लास का नाम पहले लिखते थे पॉइंट और फिर हम लिखते थे उस ऑब्जेक्ट का नाम जो भी हम बनाना चाह रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दिया जा सकता है, वहाँ पे हमने P1 P2 दिए थे, यहाँ पे हम उसको टेस्ट ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। सो whenever we create an object, टेस्ट ऑब्जेक्ट जब मैंने क्रिएट किया उस ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया इंटीजर टाइप का और हमने ये उसका नाम दिया टेम्प वार। और टेम्प वार को मैंने इंटीजर टाइप के बाद जो है उसकी डेटा टाइप देने के बाद उसको एक वैल्यू असाइन कर दी विच इज़ 5। और फिर जो इनिशियली हमने जो काम किया वो ये कि हमने जो सी आउट का मैसेज है वो प्रिंट करवाया और सी आउट में हमने लिखवाया इनिशियल वैल्यू जो भी है टेम्प वार की विच इज़ 5। तो यू कैन सी इन द ब्लैक स्क्रीन के जहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यू प्रिंट होती हुई हमें नज़र आ रही है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में सी आउट कॉलिंग फंक्शन ए एक मैसेज प्रिंट करवाया जो कि स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है। एंड देन आफ्टर दैट हमने इंट टेम्प जो है एक इज इक्वल्स टू टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन ए टेम्प वार। अब इस पर्टिकुलर लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हमने इससे पहले बात की थी कि अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट किसी क्लास का बनाया है और उस ऑब्जेक्ट ने उसके डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को यूज़ करना है तो आपने लेट्स से हमने इससे पहले आपको याद होगा जब पॉइंट का ऑब्जेक्ट बनाया था पॉइंट क्लास का P1, तो x अगर मुझे P1 ऑब्जेक्ट का यूज़ करना था तो हम लिखते थे P1 डॉट एक्स, इसी तरह P1 डॉट वाई। बिल्कुल इसी तरीके से अब मुझे मेथड हमने बनाया है जो कि उस क्लास का मेथड है विच इज़ फंक्शन ए, और उस ऑब्जेक्ट ने अब बेसिकली उस फंक्शन को यूज़ करना है। तो दैट्स वाई हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन ए। अब ये जो फंक्शन है इसको
जब भी कॉल होगी, ये कॉलिंग है किसी भी फंक्शन की जो कि उस क्लास का मेंबर है, बेसिकली मेंबर फंक्शन है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, जो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, वही सिर्फ इस फंक्शन को यहाँ पे यूज कर रहा है। तो हमने टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन ए लिखा, और उसके बाद क्योंकि फंक्शन ए को एक इंटीजर वैल्यू ए की ज़रूरत है, अब वहाँ हम उसको ए कह रहे हैं, यहाँ पे हम इसको टेम्प वार कह रहे हैं। तो बेसिकली इस केस में ऐसा नहीं होगा कि मेमोरी में किस तरीके से ये काम करेगा कि आपके पास एक मेमोरी क्रिएट होगी टेम्प वार की, कि जहाँ उसने टेम्प वार की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है मेमोरी में कहीं, और इसी तरीके से हमारे पास उस टेम्प वार के अंदर 5 वैल्यू है। तो ये बेसिकली फंक्शन कॉलिंग है जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब हमने जब फंक्शन देखा, फंक्शन है तो उसकी एक रिटर्न टाइप भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है इस लाइन में, तो ये बेसिकली फंक्शन एक आउटपुट भी आपको जनरेट करके देगा जिसकी टाइप इंटीजर है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पे रिटर्न करवाएं, और वो रिटर्न किसी वेरिएबल में सेव होगा जिसको यहाँ पे मैंने कह दिया इंट टेम्प। तो टोटल जो लाइन है इस तरीके से कि वी हैव टू राइट इंट टेम्प इज इक्वल टू टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन ए टेम्प वार। अब क्योंकि ये फंक्शन यहाँ कॉल हुआ है तो कंपाइलर इस लाइन से डायरेक्टली जंप कर जाएगा इस फंक्शन की कहीं भी, जो पहले तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये फंक्शन ए क्या है। तो फंक्शन ए, इसकी डिक्लेरेशन उसको इस क्लास के अंदर मिल गई है कि ये एक पब्लिक फंक्शन है जो कि इस क्लास टेस्ट क्लास से बिलोंग करता है, और फिर क्योंकि कॉल हुई है तो बेसिकली कंपाइलर जो है वो इसकी डेफिनेशन पे जाएगा। तो डेफिनेशन इज आउटसाइड द क्लास, जहाँ पे सबसे पहले तो ये सी आउट पे जो हमारे पास डैश लाइन है वो प्रिंट करेगा। तो यू कैन सी इन द आउटपुट स्क्रीन कि हमारे पास डैश लाइन प्रिंट हो रही है। उसके बाद बेसिकली इट विल बी प्रिंटिंग सी आउट इनसाइड फंक्शन ए, ताकि हमें एक मैसेज के थ्रू पता चल जाए कि अब ये बेसिकली फंक्शन के अंदर आ चुका है। सो वी गेट द मैसेज ऑफ इनसाइड फंक्शन ए। उसके बाद यहाँ पे जिसको हम इंटीजर ए कह रहे हैं, यूंकि जो कॉल हुआ है तो यहाँ पे ए कहा जा रहा है उसको, जो कि मेन फंक्शन में टेम्प वार कहला रहा था। तो टेम्प वार और ए जो है दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन है, बट वी आर डूइंग हेयर पास बाय वैल्यू, तो दोनों जगहों पे एक ही वैल्यू स्टोर है लेकिन दोनों अलग अलग मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर वैल्यू ए की जो प्रिंट होगी तो वहाँ पे ए में 5 की वैल्यू आपको प्रिंट होती हुई नजर आ रही है। सेकंड में हम एक और मैसेज प्रिंट करवाते हैं विच इज सी आउट मॉडिफाइंग पैरामीटर, और फिर हम ए को 10 की वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे। इसका मतलब है यह अब जो वैल्यू चेंज होगी फंक्शन के अंदर विच इज ए, और ए की वैल्यू को हमने 10 कह दिया। और फिर जब मैं सी आउट करवाऊंगा, मॉडिफाइड वैल्यू प्रिंट करूंगा, तो मुझे यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं मॉडिफाइड वैल्यू प्रिंट करवाने के बाद डैश लाइन हमने प्रिंट की और यहाँ से हमने एक रिटर्न करवाया ए, यानी ए यहाँ से अब फंक्शन वापस लेके जाएगा मेन की तरफ। क्योंकि यहाँ हम रिटर्न करवा रहे हैं और ये इंटीजर टाइप का है, तो वहाँ पे इस ए इंटीजर को रिसीव करने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल रिक्वायर्ड है। तो हमने इसीलिए इस लाइन में मेन फंक्शन में हमने इंट टेम्प यहाँ पे लिखे हैं के बाद इक्वल्स टू लिखा था। तो अब जो यहाँ पे ए है वो बेसिकली वहाँ पे टेम्प में जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट कि ये पास बाय वैल्यू है। इसी तरीके से फिर हमने फाइनली आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द फंक्शन कॉल हमने ये मैसेज प्रिंट करवाया। फिर ओरिजिनल जो वेरिएबल था विच इज टेम्प वार, हमने टेम्प वार को दोबारा प्रिंट करवाया, तो वहाँ पे वो 5 बेसिकली प्रिंट करेगा क्योंकि ये वैल्यू 5 यहाँ पे अलग मेमोरी एड्रेस पे स्टोर थी और जो दूसरी वैल्यू थी ए वो एक अलग वैल्यू थी। लेकिन उसी जगह जब हम टेम्प की वैल्यू स्टोर करवाएंगे, क्योंकि ए रिटर्न होके आया था तो हमारे पास ए जो है वो टेम्प में स्टोर हुआ, और जब हमने टेम्प की वैल्यू प्रिंट करवाई तो हमें 10 की वैल्यू प्रिंट होती हुई नजर आएगी। सो इन दिस वे वी कैन सी के किस तरीके से हमारे पास जो पास बाय वैल्यू है उसके थ्रू बेसिकली हम वैल्यू तो पास करवा देते हैं, लेकिन जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स 2 अलग उनके मेमोरी एड्रेस होंगे, 2 अलग उसके नाम होंगे, और अगर आप फंक्शन के अंदर कुछ चेंज करते हैं या मेथड के अंदर कुछ चेंज करते हैं उसका इफेक्ट आपको बाहर दूसरे वेरिएबल में, आउटसाइड वेरिएबल में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दोनों अलग अलग एड्रेसेस हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा और इसका आउटपुट किस तरीके से जनरेट होगा, ताकि हम मज़ीद ये समझ सकें कि जो कोड है बेसिकली वो किस तरीके से दो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे जाके उसने वैल्यूज़ को स्टोर किया है। ओके, सो एज वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस स्लाइड, हमने एक कोड देखा था। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने जब इस फंक्शन में इस लाइन को जो हमें नजर आ रही है int temp इज इक्वल्स टू टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन ए टेम्प var, तो हमने टेम्प var में इनिशियली आपको याद होगा मेन फंक्शन में 5 वैल्यू स्टोर की थी और ये 5 हमने यहाँ पास की। तो कंपाइलर ने क्या किया कि कंपाइलर ने एक मेमोरी पे 5 जो वैल्यू है उसको बेसिकली ले जाके यहाँ पे स्टोर कर दिया है इस तरीके से। एंड देन उसके बाद जब ये फंक्शन कॉल हुआ, कॉल होने के बाद जब ये फंक्शन में रन हुआ तो बेसिकली ये अपने साथ जो वैल्यू है बेसिकली जो वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर 5 वैल्यू है ये उठा के अपने पास ले गया और उसने इसकी एक कॉपी बना दी और यही जो वैल्यू 5 है वो इसने ले जाके ए में सेव कर दिया, जिसको हमने यहाँ पे देखा था कि इंटीजर ए कह रहे हैं यहाँ पे। अब इंटीजर ए यानी ए और टेम्प var दोनों अलग अलग लोकेशन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों में बेसिकली जो वैल्यू है वो 5 ही स्टोर हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि दो अलग वेरिएबल्स हैं लेकिन वैल्यू दोनों के अंदर हमने एक ही लिखी है, जिसकी वजह से हम इसको पास बाय वैल्यू कह रहे हैं। और फिर जब हमने देखा कि फंक्शन की कॉल हुई और फंक्शन के अंदर पूरा का पूरा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ और इसी फंक्शन के अंदर फिर हमने रिटर्न ए करवाया, तो इसका मतलब ये हुआ अब कंपाइलर जो है वो ये ए यहाँ से लेके जाएगा और ये जो ए है बेसिकली ये ए की वैल्यू जो है वो यहाँ से मूव होके इस टेम्प के अंदर सेव हो जाएगी, यानी कि वी विल हैव अनदर वैल्यू प्लेस ऑफ वेरिएबल के जहाँ पे हमने कहा कि ये जनाब वैल्यू जो है जो भी हमारे पास समझ हमें यहाँ नजर आ रही है दैट इज अ डिफरेंट मेमोरी लोकेशन और इस मेमोरी लोकेशन को हमने नाम यहाँ पे दे दिया बेसिकली दैट है बेसिकली टेम्प। और ये जो टेम्प है हमने ये जो ए था, ए की वैल्यू अगर आपको याद हो कि हमने इसके अंदर कहीं लिखा था ए इज इक्वल्स टू फंक्शन के अंदर हमने ए इज इक्वल्स टू 10 लिखा था, तो ये 10 की वैल्यू अब टेम्प के अंदर लेके जाएगा अपने पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे ए को जो हमने बाद में जाके बेसिकली इस वैल्यू को हमने यहाँ पे 10 कर दिया था, तो ये जो 10 की वैल्यू थी ये अब मूव होके इस टेम्प में यहाँ पे हमें मिलेगी। तो इन दिस वे वी नो कि ये जो टेम्प var, int a और टेम्प ये तीनों अलग अलग मेमोरी लोकेशंस हैं, बस हम पास बाय वैल्यू के थ्रू इनकी बेसिकली वैल्यूज कॉपी कर रहे हैं, ना कि हम उसी मेमोरी एड्रेस को यूज करते हुए या उसी वेरिएबल के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कोड किस तरीके से चलेगा। तो दिस इज द सेम कोड दैट वी हैव सीन बिफोर कि हमने देखा कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन या मेथड को डिक्लेयर करवाया, डिक्लेयर करने के बाद इसकी डेफिनेशन जो है वो ये आपको क्लास के बाहर नजर आ रही है, जो हमने पूरी की पूरी डेफिनेशन यहाँ पे दी है और जिसमें हमने ए की वैल्यू को 10 बाद में करने के बाद इसको रिटर्न करवाया। तो रिटर्न के बाद इसका मतलब है मेन फंक्शन में कहीं ना कहीं ये वेरिएबल में सेव हो रही होगी। मेन के अंदर बेसिकली हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेस्ट ऑब्जेक्ट और फिर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया टेम्प var इज इक्वल्स टू 5, उसको प्रिंट करवाएंगे हम टेम्प var को, तो 5 प्रिंट होगा। उसके बाद ये मैसेजेस प्रिंट होंगे, मैसेजेस प्रिंट होने के बाद हमने फंक्शन कॉल किया और टेम्प var की जो वैल्यू 5 थी वो बेसिकली इस वेरिएबल के थ्रू पास करवाई। अब कंपाइलर इस लाइन 28 से जंप करके बेसिकली आ जाएगा लाइन 9 में, क्योंकि हमने फंक्शन कॉल किया, तो जब भी फंक्शन कॉल होगा तो ये अपनी डेफिनेशन पे जंप करता है। और यहाँ पे इंट ए जिसको टेम्प var जिसको हम यहाँ पे कह रहे थे, अब ये वो इंट ए में भी जाके सेव हो जाएगा, यानी ये 5 की वैल्यू जो है वो ए में सेव हो गई। और उसके बाद बेसिकली ए जब हमने प्रिंट कराया तो 5 प्रिंट होगी, लेकिन यहाँ ए इज इक्वल टू 10 करने पे ए की वैल्यू तो 10 हो गई है और यहाँ से जब रिटर्न ए करवाया तो रिटर्न ए अपने साथ एक वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन लेके जाएगा और वो सेव होती है टेम्प में, यानी टेम्प की वैल्यू अब 10 होगी। तो हम जब टेम्प var प्रिंट करेंगे हमारे पास 5 प्रिंट होगा, बिकॉज यहाँ पे टेम्प var की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, लेकिन जब टेम्प प्रिंट करेंगे तो टेम्प प्रिंट करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी विच इज 10। सो अब हम इसको रन करके देखते हैं एग्जीक्यूट करने के बाद किस तरीके से हमारे पास ये आउटपुट जनरेट होता है। सो now after executing this code you can see that we have this initial value 5 of it. When we call the function a we get the message calling the function a. Inside function a what is happening कि हमने a की वैल्यू को प्रिंट करवाया
और a की वैल्यू को प्रिंट करवाने के बाद हमने a की वैल्यू को मॉडिफाई किया टू 10, और फिर उसके बाद हमने बाहर फंक्शन के जब हम रिटर्न करवाया तो हमने temp var की वैल्यू को प्रिंट करवाया और temp की वैल्यू को प्रिंट करवाया. So in this way you can see कि how we can pass the value as an input argument from the function. तो ये किसी भी मेथड से हम जो है वो कॉल बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू के थ्रू जो वैल्यू है उसको हम पास करवा सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास मेमोरी में बेसिकली डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, उनके डिफरेंट मेमोरी एड्रेस होते हैं, लेकिन हम वैल्यू को पास करवाते हैं और वैल्यू जो है वो कॉपी होती है डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे. सो एज वी डिस्कस द पास बाय वैल्यू, हमने इससे पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया कि किस तरीके से जब हम मेथड में पास बाय वैल्यू के थ्रू वैल्यू पास करते हैं तो हमारे पास जो भी वेरिएबल है उसकी जो उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो बेसिकली कॉपी होती है किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर. तो दिस इज बेसिकली पास बाय वैल्यू. अब जो हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अबाउट पास बाय रेफरेंस. रेफरेंस के अगर जब भी हम कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसकी स्टोरेज या मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं रादर देन किसी वेरिएबल की डायरेक्टली बात की जाए. तो इसी लिए हम यहाँ पे जब भी पास बाय रेफरेंस की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि हम रेफरेंस पास करते हैं. जिस तरह हमने पहले पास बाय वैल्यू में देखा कि हम वैल्यू पास कर रहे थे, यानी जो हमने देखा कि temp var में 5 वैल्यू थी तो हम पास बाय वैल्यू करते हुए वो वैल्यू पास कर रहे थे उस वेरिएबल की. अब यहाँ जब हम पास बाय रेफरेंस कहते हैं तो हम इसका मतलब है कि उस वेरिएबल का रेफरेंस पास करते हैं. रेफरेंस से मुराद उसका मेमोरी एड्रेस पास करते हैं. तो इन ऑर्डर टू डू दैट कि जब हम पास बाय रेफरेंस के थ्रू ये काम करते हैं तो हमें पॉइंटर की ज़रूरत होती है हमेशा मेथड के साथ. सो in order to pass the variable by reference we declare a pointer to the variable and pass the pointer variable as a parameter to the function. So basically we declare our function as follows कि जब भी हम पास बाय रेफरेंस की बात करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए एक पॉइंटर रखते हैं और हम जो है उस पॉइंटर वेरिएबल को एज अ पैरामीटर पास करते हैं और फिर उसकी डिक्लेरेशन कुछ इस तरह से बनती है जैसे हमने पहले देखा था void फंक्शन a और फिर हमने कोई भी पैरामीटर int a पास कर दिया था. अब यहाँ int a के बजाय हम int static a पास करेंगे. तो static we know that very well जो हमने पॉइंटर में भी डिस्कशन की थी कि जहाँ भी हम int के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ static लगा के उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि अब उस वेरिएबल की डेटा टाइप तो इंटीजर ही रहेगी या फ्लोट जो भी इसकी टाइप है, लेकिन ये पॉइंटर टाइप का हो जाएगा. तो यहाँ पे अब a जो है वो एज अ पॉइंटर बिहेव करेगा. इसी तरीके से जब हमने पास बाय वैल्यू के बारे में डिस्कशन की थी तो हमने वहाँ एक वेरिएबल को असाइन करने के बाद हमने उधर इंट वेरिएबल इज इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू देने के बाद हमने फंक्शन a में जब कॉल करवाया था तो हमने वहाँ पे उस वेरिएबल को पास करवाया था विच वाज इंट वेरिएबल. अब यहाँ पे जब भी फंक्शन कॉल होगा, पहले तो हमने ऊपर देखा कि किस तरीके से डिक्लेयर होगा फंक्शन कि हम पॉइंटर वहाँ पे रखेंगे डिक्लेरेशन के टाइम पे, और जब कॉल होगा सो व्हाइल कॉलिंग द मेथड वी विल एक्सट्रैक्ट द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल. अब हम उस वेरिएबल का रेफरेंस क्योंकि कह रहे हैं तो रेफरेंस से मुराद उसका जो एड्रेस है वो पास होगा. तो एड्रेस किसी भी वेरिएबल का लेने के लिए हमें पता है, हमने पॉइंटर के टॉपिक में डिस्कशन की भी थी कि हम एंड का साइन यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. यानी अगर मैं कह रहा हूँ एंड इंट वेरिएबल, इसका मतलब है ये जो इंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, बल्कि हम इसके एड्रेस की बात कर रहे हैं कि इस इंट वेरिएबल का कोई भी मेमोरी एड्रेस है वो मूव करवाएंगे हम यहाँ से. और ये इंट जो इंटीजर टाइप का एंड इंट वेरिएबल लिख रहे हैं हम यहाँ पे, इससे मुराद ये कि ये जो इंट वेरिएबल है इसका मेमोरी एड्रेस यहाँ पे हम मूव करवा रहे हैं रादर देन द वैल्यू ऑफ दिस इंट वेरिएबल जो कि 5 है यहाँ पे. सो जो मेथड की कॉल है वो कुछ इस तरीके से होगी जैसे हमने बात की कि फंक्शन बी और फिर ब्रैकेट में हमने जब कॉल करवा रहे हैं तो वहाँ हमने इसको एंड इंट वेरिएबल के तौर पे जो है वो कॉल करवाना है.
सो इन दिस वे यू कैन डिफ्रेंशिएट कि जी पास बाय रेफरेंस में हम डायरेक्टली जो रेफरेंस है वो पास करवाते हैं, यानी उसका मेमोरी एड्रेस पास करवाते हैं, जबकि पास बाय वैल्यू में हमने वैल्यू पास करवाई थी, जो कि इससे पिछली स्लाइड्स में हमने डिस्कशन भी की, उसका कोड भी देखा। अब हम आगे जो है वो इस पास बाय रेफरेंस को देखेंगे कि किस तरीके से हम कोड में ये पॉइंटर की मदद से रेफरेंस पास करते हैं, और देखेंगे कि इसका फ़ायदा क्या होता है व्हेन वी यूज़ पास बाय रेफरेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस पास बाय वैल्यू। सो दिस इज़ बेसिकली द कोड। ये बिल्कुल सेम कोड है तकरीबन, सिर्फ हमने यहाँ पे जो पास बाय वैल्यू का जो कोड हमने यूज़ किया था, इट इज़ द सिमिलर कोड। सिर्फ हमने यहाँ पे चेंज ये किया है कि हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग पास बाय वैल्यू हमने यहाँ पे बेसिकली पास बाय रेफरेंस को यूज़ किया है। और यू कैन सी के अगेन वी हैव इंस्टेड ऑफ फंक्शन ए हमने उस क्लास टेस्ट के अंदर एक मेथड दूसरा बनाया है जिसको हमने फंक्शन बी का नाम दिया, और हमने कहा कि क्योंकि फंक्शन या मेथड को क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, भले आप उसकी डेफिनेशन क्लास के बाहर रखें, तो हमने यहाँ जब डिक्लेरेशन दी है तो हमने इससे पिछली स्लाइड में बात की थी कि जब भी पास बाय रेफरेंस की बात की जाएगी तो डिक्लेरेशन के टाइम हम इंट और फिर उस पॉइंटर को डिफाइन करते हैं विच इज़ स्टैटिक ए, और फिर हमने इस क्लास को बेसिकली इसके पैरेंथेसिस को क्लोज करके हमने उस फंक्शन बी की जो बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन है वो दी। अब इस फंक्शन की बी की डेफिनेशन में हमारे पास जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड थी, यानी कोई रिटर्न टाइप नहीं थी, तो हमने यहाँ वॉइड लिखा है एज़ कम्पेयर टू जब हमने पास बाय वैल्यू का आपको याद होगा कोड देखा था, तो वहाँ हमने उसकी डेटा टाइप मेंशन की थी विच वाज इंटीजर डेटा टाइप, लेकिन यहाँ पे हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी, तो इसलिए हमने यहाँ पे टेस्ट क्लास वॉइड टेस्ट क्लास और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑफ फंक्शन बी इंट स्टैटिक ए लिखा, यानी पॉइंटर ए यहाँ पे एज एन इनपुट जा रहा है। अब इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, वी विल बी डिस्कसिंग इट लेटर, बट पहले हम मेन फंक्शन में आके देखते हैं कि मेन में क्या काम होगा, और फिर जब यहाँ पे ये फंक्शन बी को कॉल किया जाएगा तो हम डायरेक्टली उस फंक्शन में जंप कर जाएंगे। सो फ्रॉम लाइन 19 बेसिकली हमारे पास जो मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उसमें सबसे पहले हमने अगेन टेस्ट क्लास से बिलोंग करता हुआ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो हमने लिखा टेस्ट क्लास और फिर हमने टेस्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो इसका मतलब है एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया है टेस्ट क्लास का। उसके बाद जैसे हमने पहले भी किया कि हमने टेम्प वार का एक वेरिएबल असाइन किया और उसको हमने वैल्यू दी 5, और फिर हमने सी आउट या प्रिंट करवाया डिस्प्ले पे टेम्प वार की वैल्यू, तो यू कैन सी इन द ब्लैक स्क्रीन के आपके पास टेम्प वार की वैल्यू 5 प्रिंट होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद हमने मैसेज प्रिंट करवाया कॉलिंग फंक्शन बी के, ताकि हमें पता चल जाए कि हम फंक्शन बी को जो कॉल करने वाले हैं, और कॉलिंग के टाइम पे नेक्स्ट लाइन पे यू कैन सी इन लाइन 25 के हमने लिखा टेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट डॉट अब उसके फंक्शन का नाम या मेथड का नाम, तो टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन बी। अब यहाँ पे क्योंकि कॉल है और आपको पिछली जो स्लाइड है उसमें हमने बताया कि आपको जब भी कॉलिंग करनी है तो आपने रेफरेंस पास करना है, इसका मतलब है एंड टेम्प वार यहाँ से पास होगा। सो टेम्प वार बेसिकली अब इसका जो भी मेमोरी एड्रेस है, अब मुझे और आपको नहीं पता वो मेमोरी एड्रेस क्या है, लेकिन वो मेमोरी एड्रेस यहाँ पे एज एन इनपुट पैरामीटर पास हो रहा है। सो यहाँ लाइन नंबर 25 से कंपाइलर जंप कर जाएगा लाइन नंबर 9 पे, क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ है। अब जो कि टेम्प वार था मेमोरी का, वो बेसिकली इंट ए नाम का एक पॉइंटर था, उसकी वैल्यू बन गई है। तो क्योंकि हमने पॉइंटर की डिस्कशन में बात की थी कि पॉइंटर जो है किसी भी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी स्टोर करता है, तो ए एक पॉइंटर है, उसके अंदर कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस स्टोर होगा किसी वेरिएबल का, जो कि टेम्प वार का मेमोरी एड्रेस है, जो कि यहाँ से मूव होके जा रहा है। नेक्स्ट हमने इस फंक्शन के अंदर बेसिकली कुछ मैसेजेस प्रिंट करवाए, डैश लाइन प्रिंट करवाई, इनसाइड फंक्शन बी का मैसेज प्रिंट करवाया जो कि हमें स्क्रीन में नजर आ रहा है। फिर हमने स्टैटिक ए प्रिंट करवाया, तो स्टैटिक ए का मतलब ये है कि अब वो बेसिकली ये स्टैटिक ए यानी ए के अंदर जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस को ढूंढेगा विच इज़ टेम्प वार, और वहाँ की वैल्यू को प्रिंट करेगा विच इज़ 5। तो यहाँ स्टैटिक ए प्रिंट करने में आपको 5 नज़र आ रहा है। और अब हम उस वैल्यू को टेम्प वार की कैसे मॉडिफाई करेंगे, हम अगर लिखते हैं स्टैटिक ए इज इक्वल्स टू 10, इस स्टैटिक को हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था पॉइंटर के भी, कि हमारे पास स्टैटिक ए का मतलब ये है कि वो ए की वैल्यू देखे कि वो वैल्यू क्या है,
वो एक मेमोरी एड्रेस है। किसका मेमोरी एड्रेस है? वो टेम्प वार का मेमोरी एड्रेस है। तो जो भी मेमोरी एड्रेस ए में पड़ा हुआ है उस मेमोरी एड्रेस को ढूंढे और उस मेमोरी एड्रेस पे जाके ये वैल्यू फिट कर दे। तो वो जो मेमोरी एड्रेस है वो बेसिकली टेम्प वार का है, और वहाँ इसका मतलब है टेम्प वार की वैल्यू आपने ए पॉइंटर के थ्रू इंटरनली चेंज कर दी, और आपको ज़रूरत नहीं महसूस हुई, या आपने टेम्प वार को डायरेक्टली चेंज नहीं किया, बल्कि आपने उसके पॉइंटर के थ्रू उसको 10 कर दिया है। अब जब मैं दोबारा स्टैटिक ए प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पे मुझे 10 प्रिंट होता हुआ नजर आएगा। दैट्स वाई हमने सी आउट मॉडिफाइड वैल्यू स्टैटिक ए जब लिखा तो हमें 10 की वैल्यू प्रिंट होती हुई नजर आई है। अब जब ये फंक्शन की कॉल ख़त्म हो गई, फंक्शन जो कंपाइलर है वो दोबारा से जंप करेगा लाइन नंबर 25 पे, और 25 के बाद जब 26 पे आएगा तो दोबारा ये मैसेज प्रिंट होगा आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द फंक्शन कॉल। और जब आप टेम्प वार की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो अब आपको 5 की जगह 10 वैल्यू प्रिंट होती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि आपने जो फंक्शन बी का फंक्शन था वहाँ पॉइंटर के थ्रू आपने बेसिकली टेम्प वार की वैल्यू को ही चेंज कर दिया है, जबकि पास बाय वैल्यू का अगर आपको कोड याद हो तो वहां पे टेम्प वार की वैल्यू नहीं चेंज हुई थी, जबकि हमने ए की वैल्यू को फंक्शन के अंदर चेंज कर दिया था। सो दैट इज द डिफरेंस कि हम पास बाय वैल्यू में अगर फंक्शन के अंदर कोई चेंजेस करते हैं वो फंक्शन के बाहर नहीं अफेक्ट करती, जबकि पास बाय रेफरेंस में क्योंकि आपने एक ही बेसिकली मेमोरी एड्रेस को दो नाम दे दिए हैं, या आपने उसको एक पॉइंटर से एसोसिएट कर दिया, तो जिसकी वजह से आपके पास जो भी फंक्शन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो फंक्शन के बाहर इफेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके कंपाइल करके रन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से आउटपुट हमारे पास जनरेट होगा। सो आफ्टर डिस्कसिंग द कोड, अब हम दोबारा से यहाँ पे थोड़ा सा इस कोड को डिस्कशन में लेकर आएंगे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने जब यहाँ पास बाय रेफरेंस की बात की थी तो हमने ये क्लास के अंदर बेसिकली अपने इंटीजर ए पॉइंटर को जो इनिशियलाइज करवाया, उसके बाद हमने क्लास एंड होने के बाद इसकी डेफिनेशन दी है विच इज अगेन वी पास दिस पॉइंटर वैल्यू। अब कंपाइलर लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेन फंक्शन सबसे पहले चलता है, तो हमारे पास एक टेस्ट क्लास का एक टेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, और टेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद हमने टेम्प वार इंटीजर टेम्प वार में 5 की वैल्यू स्टोर की। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो टेम्प वार की वैल्यू है हमने 5 सेव कर ली इधर, एंड आफ्टर सेविंग दिस वैल्यू 5 यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू प्रिंट करवाई टेम्प वार की, तो 5 प्रिंट होगा। और जब फंक्शन कॉल करवाया तो फंक्शन कॉल करने में एंड टेम्प वार, अब एंड टेम्प वार का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एड्रेस ऑफ टेम्प वार। सो सपोज वी आर सेइंग कि जो एड्रेस है टेम्प वार का इट इज बेसिकली 1001 हमने यहाँ पे सपोज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1001 की वैल्यू है ये बेसिकली एज एन इनपुट यहाँ से पास होगी, और जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो इस फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे कंपाइलर जो है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर लाइन से जो हमारे पास फंक्शन कॉलिंग की है यहाँ से जंप कर जाएगा इसकी कॉल पे विच इज हियर। और यहाँ पे जो टेम्प वार की वैल्यू थी वो टेम्प वार का एड्रेस जो था विच इज 1001 वो इंट ए स्टैटिक के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास जो वैल्यू है इसके अंदर लेट्स से इंट स्टैटिक ए के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी 1001। आफ्टर स्टोरिंग दिस वैल्यू इन ए, अब इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है हमारे पास, पहले हमने पैरामीटर स्टैटिक ए की वैल्यू प्रिंट की, यानी इसका मतलब ये हुआ स्टैटिक ए का मतलब है कि ए के अंदर जाओ, जो वैल्यू पड़ी है यानी 1001 उस एड्रेस को ढूंढो, वो एड्रेस है 1001 और उस एड्रेस की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो स्टैटिक ए की वजह से हमारे पास 5 प्रिंट हुआ। और फिर जब हमने स्टैटिक ए इज इक्वल टू 10 किया, यानी ए के अंदर जाके जो भी मेमोरी एड्रेस स्टोर है उस मेमोरी एड्रेस की वैल्यू को चेंज करना, इसका मतलब है कि ये जो 5 था हमारे पास, इस 5 को बेसिकली अब हमने यहाँ पे 10 करवा दिया है बाय यूजिंग द पॉइंटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो 5 था वो यहाँ पे अब हमारे पास बेसिकली 10 हो गया है। तो हमने इस फंक्शन के अंदर से वैल्यू जो है वो चेंज करके इसको 10 कर दिया, और फिर मॉडिफाइड वैल्यू जब प्रिंट करवाई स्टैटिक ए की तो 10 प्रिंट होगा।
और फंक्शन के बाहर जब अपने टेम्प वार प्रिंट करवाएंगे तो क्योंकि स्टैटिक ए लिखें या टेम्प वार लिखें, दोनों एक ही मेमोरी की तरफ एड्रेस कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हमारे पास जो टेम्प स्टैटिक ए है, वो स्टैटिक ए जो है वो बेसिकली हमारे पास जो इसकी रेफरेंस है, यानी वो एफ रेफरेंस ले रहा है इसका, तो जो भी वैल्यू है वो स्टैटिक ए के थ्रू हम इसकी चेंज कर सकते हैं। अब हम इस कोड को रन करके चेक करेंगे कि हमारे पास आउटपुट किस तरह से चेंज होता है। सो दिस इज द होल कोड। नाउ वी विल कंपाइल दिस कोड एंड वी सी के आउटपुट जो है वो हमारे पास किस तरीके से जनरेट हो रहा है। So now as you can see in the output screen that we have 5 और फिर हमने a की वैल्यू 5 रखी और फिर उसके बाद मॉडिफाइड वैल्यू जो a की प्रिंट की वो 10 थी और जब ओरिजिनल वैल्यू टेम्प वार की प्रिंट की तो वी हैव दैट वैल्यू एज 10। सो इन दिस वे वी हैव सीन के हम पास बाय रेफरेंस की वजह से किस तरीके से रेफरेंस वैल्यू पास करते हैं और वो बेसिकली पॉइंटर के थ्रू हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल पास बाय रेफरेंस। सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस पास बाय रेफरेंस, हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि देयर इज एन अल्टरनेट वे ऑफ पास बाय रेफरेंस एज वेल, कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग डायरेक्टली पॉइंटर हम बेसिकली वेरिएबल के बजाय जब हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं, इससे पहले हमने पॉइंटर पास किया था, रादर देन पासिंग दैट पॉइंटर वैल्यू हम उसके रेफरेंस को ही डायरेक्टली पास कर देते हैं। सो इस केस में अगर मैं फंक्शन डिक्लेयर करूंगा तो फंक्शन की डिक्लेरेशन में वी विल हैव टू राइट वॉइड फंक्शन सी इंट एंड ए, यानी एड्रेस ऑफ ए विल बी पासिंग हेयर। तो यहाँ पे नाउ यू कैन सी के लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ वी आर पुटिंग a is equals to 10, so here parameter a is passed by its reference to the method। तो इनसाइड फंक्शन हमें जो हमने आपको याद होगा स्टैटिक a is equals to 10 किया था फंक्शन या मेथड के अंदर, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ दैट वेरिएबल को हम a is equals to 10 से डायरेक्टली मॉडिफाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम इसका कोड डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कोड में हमें चेंजेस करनी होंगी। सो नाउ एज यू कैन सी हमारे पास हमने कहा कि अल्टरनेट वे जो पास बाय रेफरेंस का है कि जिसमें रिजल्ट बेसिकली रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पिछला कोड आपको याद होगा पास बाय रेफरेंस का हमने डिस्कस किया था, वहाँ फंक्शन की डेफिनेशन और डिक्लेरेशन पे हमने इंट एंड ए नहीं बल्कि स्टैटिक ए लगाया था और फंक्शन की कॉल के अंदर हमने स्टैटिक ए इज इक्वल्स टू 10 लिखा था। अब यहाँ पे हम ए इज इक्वल्स टू 10 लिखेंगे। रिजल्ट विल बी द सेम कि इंस्टेड ऑफ पासिंग द पॉइंटर हम यहाँ पे बेसिकली ए के रेफरेंस को पास करते हैं, तो इसलिए अब हमें अंदर जो है वो पॉइंटर कॉल करने की या पॉइंटर के थ्रू वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिकली एड्रेस के तौर पे ए का जो है वो हमने वैल्यू रिसीव करवाई है यहाँ पे। सो दिस इज एन ऑल्टरनेट वे ऑफ पास बाय रेफरेंस। नेक्स्ट हम इसके बाद इस कोड को कंपाइल करके इसके रिजल्ट को देखेंगे। सो नाउ वी हैव द सेम कोड के जहाँ पे वी हैव डिस्कस कि हमने यहाँ पास बाय रेफरेंस पे यहाँ पे बेसिकली स्टैटिक पास किया, स्टैटिक ए की वैल्यू पास की थी जो कि एक पॉइंटर थी, और यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन में हमने स्टैटिक ए यूज़ किया। और अगर हमें ए की वैल्यू चेंज करनी थी तो हम यहाँ पे प्रीवियसली लिखते थे स्टैटिक ए इज इक्वल्स टू 10, तब वो जाके टेम्प वार की वैल्यू चेंज करता था आउटसाइड एंड इनसाइड द फंक्शन। अब यहाँ पे क्योंकि हम डायरेक्ट डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यानी एड्रेस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, सो वी डू नॉट नीड टू पुट स्टैटिक ए इज इक्वल्स टू 10, बट रिजल्ट जो है इस केस में भी अगर हम कंपाइल करके देखें तो रिजल्ट विल नॉट चेंज बेसिकली। सिर्फ फर्क ये है कि हम पॉइंटर के साथ और पॉइंटर के बगैर भी बाय पासिंग द रेफरेंस जो है वो सेम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। एज यू कैन सी इन द आउटपुट स्क्रीन कि हमारे पास आउटपुट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा।